लेकिन प्रशासन देखिए किस चालाकी से उस केस को रफा दफा करके अपना सीना थपथपा रही थी कि हमने केस सॉल्व कर दिया। लेकिन ही तो हम देख रहे हैं कि बृजभूषण शरण जैसे लोग जिन्होंने हमारे देश की ऐसी महिलाएं जो कि आज पूरे विश्व में जिन्होंने हमारा देश का नाम रोशन किया है, उन महिलाओं के जो आरोपी हैं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। जैसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये चीज़ हमारे खून में शामिल हो गई है कि इनको ताड़े बिना, इनको मतलब पनिशमेंट दिए बिना, इनके ऊपर अपनी दादागिरी जताए बिना लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है। आज पूरा एक हफ्ता बीत चुका है उस घटना को जब 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर को रात को यानी कि मध्य रात्रि को जान से मार दी जाती है, वो भी बहुत निर्मम तरीके से। वो लड़की 36 घंटे ड्यूटी करके आती है और सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए जाती है और सुबह ये खबर मिलती है कि उसकी हत्या कर दी गई है। 9 अगस्त से लेके अब तक देश में जो नाराजगी चल रही है, खासकर डॉक्टरों में और आमजनों के बीच में, उसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में मैं भी अभी मौजूद हूँ जंतर मंतर में और यहाँ रैली निकल रही है। मैं बात करती हूँ आम लोगों से और जानती हूँ कि आखिर उनका आक्रोश इस स्तर पे क्यों पहुँच गया है, आखिर ऐसी नाराजगी उनके बीच में क्यों है। ये जो घटना घटित हुई है 9 अगस्त को, आप क्या कहना चाहेंगी? जी बहुत शर्मनाक ये घटना है। जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि इस देश में तो निर्भया के बाद हमने उम्मीद की थी कि इस तरीके का घटना हमें नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन आज देखिए कि वो बेटी जो कि क्या कहते हैं ड्यूटी पर है। एक डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। कितनी मुश्किल से, कितने सपने होंगे उसके, कितने उनके माँ बाप ने सपने देखे होंगे, कितने जद्दोजहद से वो एक व्यक्ति जो है डॉक्टर बनता है। वो भी वो डॉक्टर जो कि इलाज करती है, हमारा जीवन हमें देती है। उस बेटी को इस तरीके से दरिंदगी से मार दिया जाता है और प्रशासन जो है ऐसा दिखाती है। पहले ही दिन जो है केस को रफा दफा कर देती। एक केस में ऐसी बात आई थी कि बताया कुछ और जा रहा था पहले दिन, जब तक एडॉप्सी रिपोर्ट नहीं आई थी मामला कुछ और बताया जा रहा था। हाँ बताइए ना। अब ये इसका मर्डर जो है ना एक नशेड़ी नहीं कर सकता है। चश्मा आंखों में धंसा हुआ है, हड्डियां टूटी हुई है, गले से खून आ रहा है। अकेला एक व्यक्ति अगर हत्या करता है तो इतनी सारी चीजें वो कैसे कर लेगा, इतने बेफिक्र होकर। वही देखिए सोचने वाली बात है। सेमिनार हॉल में, सेमिनार हॉल में, वो भी नशेड़ी इंसान के अंदर उसको खुद होश नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है, कहाँ जाना है। वो तो नहीं इस तरीके से कर सकता। लेकिन प्रशासन देखिए किस चालाकी से उस केस को रफा दफा करके अपना सीना थपथपा रही थी कि हमने केस सॉल्व कर दिया। लेकिन अब वो बच्ची इस जो ये घोटाला जो चलता है ना, उस घोटाले की वो जो है लड़ाकू थी, वो बहादुर बेटी। जब भी उसको प्लान के तहत उसका मर्डर किया गया है और हम लोगों को तो ये लगता है कि जरूर इसमें शामिल जो नेता हैं उनके कुछ ऊंचे वो जो उनके कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनके भी चर्चाएं काफी जोर से हो रही हैं। हाँ तो यही ना, तो इनका जो मर्डर हुआ है ना, ये प्लान के तहत हुआ है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है चुपचाप से बैठने वाले नहीं हैं। गली मोहल्ले चौराहे हर जगह अपना जन आंदोलन जो है चलाएंगे। या खिलाड़ी बेटी के साथ जो हुआ, इसी जंतर मंतर पे उनको घसीटा गया और वो एक नेता का एमपी था, तो वो सर उठा के जी रहा है, अपने बेटे को टिकट भी दे दिया। अब वो पहलवान बहन जो है चीखती रही, चिल्लाती रही इंसाफ के लिए, और उसको ऐसे घसीटा गया इस रोड पे जैसे लग रहा था कि वो पता नहीं कितनी बड़ी वही मुजरिम है, और जो मुजरिम है वो सर उठा के। तो इस तरीके का वारदात तो हम देख ही रहे हैं ना। आज हमारे देश में बहुत शर्म आती है कि हमारे देश में जो है चाहे वो 6 साल की बच्ची हो, चाहे वो 12 साल की बच्ची हो, चाहे वो लड़की हो,
और चाहे वो महिला हो 80 साल की बुजुर्ग, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ये घटनाएं सुनने के लिए मिल ही 9 अगस्त को ये घटना घटित होती है, इसके बाद भी देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। छोटी मोटी तो आ ही रही है खबर। अभी देखिए ना, गुजरात में आज दिखा रहे थे न्यूज़ पे कि एक महिला, एक शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट पे तेजाब फेंक दिया मुंह ढक के। तो कितना, मतलब किस तरीके का औरतों पे अत्याचार कितना होगा। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ना जाने कितने कितने वादा है, महिला आरक्षण, ना जाने क्या क्या, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इसका उलट कि हम महिलाओं को कहीं से कहीं सुरक्षा कहाँ मिल रहा है, बल्कि हम तो ऐसे कुचले जा रहे हैं। हमारी बहनों को इस तरीके से मारा जा रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, फिर भी इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कानून जो है उनके अपराधी के खिलाफ बना हुआ नहीं है। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कानून बनाए और उन मुजरिमों को उससे भी भयानक रूप से जो है उसको जो है दंड दिया जाए। किस तरीके से नाराजगी जाहिर करेंगे, किस तरह का अंदर से विद्रोह उत्पन्न हुआ है आप लोगों के अंदर? देखिए, विद्रोह की तो बहुत ही जायज़ वजह है कि, और ये विद्रोह ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद उभरा हुआ है। हर घटना जो ऑलरेडी हम लोग परेशान हैं जिस चीज़ों से, जो महिलाएं हर घंटे हर मिनट जो चीज़ों को सहन कर रही हैं, जो आग लगी हुई है, उस आग को ये घटनाएं और भी ज़्यादा जो है वो भड़का देती है। मुद्दा नया नहीं है, ये मुद्दा नया नहीं है, ये तो मुद्दा ऐसा है, लेकिन दुख की बात ये है कि ये मुद्दा किसी भी सरकार के एजेंडे में नहीं है। चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकारें क्यों ना हो, चाहे वाम तथाकथित जो वाम पार्टियां हैं उनकी सरकारें क्यों ना हो, एक तो महिलाओं का मुद्दा जो है वो किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। आपका ये कहना है कि महिलाओं के मुद्दे को अक्सर दबा दिया जाता है, देश में दबा दिया जाता है। अब आप देखिए, अगर ये सड़कों पर हम लोग ना उतरे, जो डॉक्टर्स इस घटना के बाद, आरजी कार की घटना के बाद जो डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं, अपनी ड्यूटियां खत्म करके, अपनी ड्यूटियों को जो है वो एक तरह से सस्पेंड करके, हड़तालें करके जो सड़कों पर उतरे हैं, अगर वो सड़कों पर ना उतरे तो फिर अभी इतना जो ह्यू एंड क्राई हो रहा है, जो एक एक करके सामने आ रहा है, वरना तो उस बेचारी लड़की को ये बता दिया गया था कि उसने आत्महत्या कर ली है। पहले दिन जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो वही बात की गई, अपने पैरों को 90 डिग्री पर उसने खुद कर लिया, अपने जो चश्मे, आंखों में खुद ब खुद चश्मे, उसने अपने आंखों में चश्मे जो है वो घुसा दिए। इतने नृशंस तरीके से जो हत्या की गई है, तो उसको आसानी से इन लोगों ने बोल दिया था कि ये एक आत्महत्या है। लेकिन ये जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, जिस तरीके से सड़कों पर डॉक्टर्स आए हैं, महिलाएं आई हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, बंद की कॉल दी गई है, पूरा बंगाल जो है वो कल बंद था, तो ये जो इस तरीके की बंद की कॉल दी गई है, इनसे ही ये घटनाएं जो हैं उसका एक एक करके जो नए नए चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है मैम, आपको क्या लगता है एक अपराधी काफी था ऐसे घटना को अंजाम देने? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। और देखिए, जो ये घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं सिर्फ एक या दो व्यक्तियों के काम नहीं होते हैं, इनके पीछे प्रशासन, पुलिस और क्रिमिनल्स, जो पूरा जो एक नेक्सस जो चल रहा है, ये इन सब घटनाओं के पीछे है। और इस नेक्सस का पर्दाफाश तभी हो सकता है जब एक माइटी मूवमेंट हो इस देश में। नहीं तो हम देख रहे हैं कि बृजभूषण शरण जैसे लोग, जिन्होंने हमारे देश की ऐसी महिलाएं, जो कि आज पूरे विश्व में जिन्होंने हमारा देश का नाम रोशन किया है, उन महिलाओं के जो आरोपी हैं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। राम रहीम जैसे जो बलात्कारी हैं, उनको ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सरकारों के लिए, इलेक्शन के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम क्या देखते हैं कि महिलाओं का मुद्दा कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। सिर्फ गंभीरता से तभी लिया जाता है जब यहाँ पर सड़कों पर उतरते हैं लोग, नहीं तो ये कोई भी जज, चाहे जज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एडवोकेट्स हो, इनके ये सभी पितृ प्रधान मानसिकता के शिकार हैं। और इसी वजह से महिलाओं पर जो नृशंस से नृशंस बलात्कार भी होता है, हत्या भी होती है, उससे इन लोगों के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं। इनके लिए ये बहुत बड़ा अपराध नहीं होता है, इसीलिए जो है वो केस जो है वो दबके रह जाते हैं। ये घटना घटे लगभग 1 हफ्ता होने वाला है। लगातार 9 तारीख के बाद प्रोटेस्ट जारी है, मार्च हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं। अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बयान नहीं आया या फिर आधिकारिक तौर पे कुछ ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है सरकार ने। तो अगर ऐसे ही स्थिति चलती रही तो फिर आप लोग क्या करोगे?
देखिए, किसी भी सरकार में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिलाओं के तरफदारी करेगी। बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो ये घटना घटती ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि एक राज्य के अंदर जो लड़कियां हैं, जो काम कर रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी सरकारी संस्थान के अंदर, जब वो काम करने वाले डॉक्टर से सुरक्षित नहीं है तो ये सबसे बड़ा ओनस किसके ऊपर जाता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? गवर्नमेंट। जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट है, वो ममता बनर्जी कहती है कि मुझे माँ और माटी ने मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उसी माँ का क्या हश्र हुआ है कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, आज ये पूरा विश्व देख रहा है। तो वो जो माटी है, जिसने माटी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उस माटी का क्या मान रखा उन्होंने, क्या सम्मान दिया उस माटी को? तो ये बहुत ही बड़ा अलग तरह की रैलियां निकाल रही है वो। स्तर पे देखिए, रैलियां निकालने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने आप को दोष मुक्त साबित कर सकता है। आपको उसके लिए कदम उठाने होंगे। आप बताइए, उस हॉस्पिटल के अंदर जहां डॉक्टर्स को रेस्ट करने के लिए कोई एक रूम नहीं है, तो रैली निकालने का फायदा क्या आपका? डॉक्टर्स के लिए टॉयलेट नहीं है तो आप रैली निकाल के क्या कर लोगे? और कितने वेस्ट बंगाल के अंदर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ये हालत है? वो डॉक्टर सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी 36 घंटे की ड्यूटी के बाद। क्यों उनको सेमिनार हॉल जाना पड़ा? क्यों? ये ममता बनर्जी हम सबको बताएं कि क्या डॉक्टर्स के लिए सेमिनार रूम ही क्या एप्रोप्रिएट जगह है? क्यों उनको जाना पड़ा? ये तो उनकी मजबूरी थी, और वो मजबूर किसने किया? वो सरकार ने, प्रशासन ने, और जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उस डॉक्टर को मजबूर किया कि उसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए कमर टेकने के लिए भी सेमिनार रूम जाना पड़ा, क्योंकि उनको 1 मिनट बैठने के लिए भी कोई ऐसा रूम नहीं है। जो रूम उनको बैठने के लिए है, वो रूम ऑक्यूपाई जब हो जाता है पेशेंट से, तब उनको जो है वो रेस्ट करने के लिए भी कोई जगह नहीं बचती है। तो स्थिति बहुत गंभीर है। आप ये स्थिति सिर्फ आरजी कार की है, आप एम्स की हालत देख लीजिए, आप सब पूरे देश में यही हालत है। आप आरएमएल हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, जहाँ पर भी लड़कियां और महिलाएं कार्यरत हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इसीलिए आज महिलाओं के सामने, छात्राओं के सामने और कामकाजी महिलाओं के सामने आंदोलन करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अभी हमारे साथ है डॉक्टर ज्योत्सना, जो कि रिसर्च साइंटिस्ट है और वो दिल्ली में ही है अभी। हेलो मैम। हेलो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी 9 अगस्त को घटना घटित हुई है वेस्ट बंगाल में, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है, क्योंकि जब घटना घटित होती है उसके शुरुआत में जो कहानियाँ आती हैं वो कुछ और आती हैं। जब एडॉप्सी रिपोर्ट आती है या फिर जो भी जांच होते हैं, वहाँ जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कुछ अलग तरह की आती हैं। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो घटना घटी है उसमें जब तक किसी पॉलिटिकल बैक का, किसी भी तरीके के जो समाज में जिनको कि एक दर्जा हासिल है, उनका अगर हाथ नहीं है तो कोई भी मुजरिम इतने धड़ल्ले से ऐसा कांड करके आसानी से सो रहा है बैरक में जाके, या कोई भी इंसान हो वो इतना ऐसा घटिया हरकत नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रशासन और प्रिंसिपल और सारे ही जो भी बड़े वहाँ के मैनेजर्स और हॉस्पिटल के कार्यकर्ता होंगे, उन सब का हाथ है कहीं ना कहीं, जो कि छुपाया जा रहा है। और इसी के लिए हमें एक आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है कि हम न्याय चाहते हैं और ढंग से न्याय चाहते हैं, और सिर्फ एक इंसान का कारण नहीं है, इसके पीछे छुपे हुए जितने भी कारण हैं उन सबको बाहर लाना चाहिए। आपने जो भी पोस्टर लिया है उस पोस्टर पे लिखा है कि महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दे। आप तो डॉक्टर हैं, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एज ए फीमेल डॉक्टर बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट हमेशा प्रोवाइड करा पाती है? ये फैक्ट सबके सामने है, खुला हुआ है कि हॉस्पिटल्स में, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या हालत है किसी भी एक कर्मचारी की। तो डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, उनको कई 13-14 घंटे की उनकी नौकरियां होती हैं, उनकी ये तो 36 घंटे वाली कहानी हो गई थी। 36 घंटे की उनकी शिफ्ट्स होती हैं और उनको सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो ये तो बहुत ही एक सबके सामने खुला सत्य है, और इसके ऊपर सरकार कोई कार्य कर रही है, हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो इसी के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस में सेफ्टी, सिक्योरिटी किसी की भी हो, ज़रूरी नहीं है वो एक औरत हो, बच्चा हो, बड़ा हो, किसी के भी साथ ऐसी घटना बहुत ही बुरा है, और उसके लिए आवाज़ बुलंद करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी जाति, धर्म, किसी भी व्यवसाय, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, बेटियों के साथ जो ज्यादती, क्योंकि उन्हें इंसान समझा ही नहीं जा रहा, और ये इंसान ना समझे जाने का जो एक कारण है वो हमारे सामाजिक संरचना में ही निहित है। जैसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं
कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये चीज़ हमारे खून में शामिल हो गई है कि इनको ताड़े बिना, इनको मतलब पनिशमेंट दिए बिना, इनके ऊपर अपनी दादागिरी जताए बिना, इनके ऊपर जुर्म और अत्याचार किए बिना तुम इंसान नहीं, तुम मतलब इस समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं कहलाओगे। तो ये जो हो रहा है, ये सामाजिक संरचना में, समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसी के परिणाम स्वरूप हो रहा है। क्योंकि सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि ये भी कहीं पे लिखा हुआ है वेदों में कि महिलाओं और शूद्रों के कान में अगर अगर वेद मंत्र पड़ जाए तो पिघला हुआ शीशा डाल दे। तो मतलब क्या स्थिति है महिलाओं की भारतीय समाज के अंदर, किस तरीके से उनको सदियों से रखा गया है और किस तरीके से उनको ये समझा गया है कि वो एक व्यक्ति नहीं है, उनके अंदर कोई भाव नहीं है, उनके अंदर कोई दर्द नहीं है, वो तो केवल हमारे उपयोग का एक सामान है। और उस सामान को जो जितना ताकतवर है, जो जितना सत्ता में है या जितना उसके पास पैसा है, जितना रुतबा है, वो उसका उपयोग करते हुए उसको किसी भी तरह से बर्बाद कर सकता है। अभी तुरंत का उदाहरण तो ये आपके सामने साक्षी मलिक और विनेश फोगाट किस तरीके से यहीं पे घसीटी गई थी और किस प्रकार से, चाहे वो हाथरस कांड है, चाहे वो उधर कठुआ में हुआ उस गुड़िया के साथ कांड है, चाहे यहाँ कैंट में 8 साल की बच्ची को बलात्कार करके, गैंगरेप करके उसको जला के मार दिया गया था, चिता में डाल दिया गया था, और चाहे अभी जो तुरंत हुआ है ये कांड इस डॉक्टर के साथ हुआ है। मतलब कहीं पर भी आप देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति इस तरह से है कि आप कितने प्रदर्शन करिए, कितने कानून बनाइए, कितनी भी व्यवस्थाएं बनाइए, लेकिन जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक समाज के अंदर बराबरी का दर्जा 50% आबादी को इंसान नहीं समझा जाएगा, तब तक इन समस्याओं का समाधान या इन घटनाओं पर रोक लगना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए एकमात्र रास्ता है, जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी, असली आज़ादी के लिए एक सामाजिक संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक समाज का आधार समानता पर आधारित नहीं होगा, महिला पुरुष की समानता, धर्मों की समानता, जातिगत समानता, अमीर गरीब की समानता के बिना इन समस्याओं का समाधान संभव है ही नहीं। क्योंकि जो सत्ता में है, जो भी सत्ता में पहुंच जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, चाहे किसी भी दल के लोग हो, वो वैशी बन जाते हैं। वो अभी भी इस घटना के पीछे ऐसा नहीं लगता कि सत्ता ना हो, क्योंकि बिना सत्ता के सहयोग के, बिना सत्ता के संरक्षण के अपराधी पलते ही नहीं हैं। अपराधी पलते हैं सत्ता के संरक्षण में, और अपराधियों को शेक मिले बिना अपराध एकदम से नहीं होता है। और अगर जो अपराध एकदम से होता है तो उसके ऊपर सख्त रोक लगाने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रयास हो नहीं रहे हैं। यहाँ पर जहाँ जब प्रदर्शन होते हैं, जब आवाज़ बुलंद की जाती है, तभी कोई एक्शन होता है। निर्भया कांड हुआ, उस पर देशव्यापी आंदोलन हुआ, उस पर चलो कानून बन गया, लेकिन उस कानून का फ़ायदा कहाँ हुआ? दोषियों को सज़ा तो मिल गई, लेकिन दोषी तो हर घर में, हर जगह, हर समय आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक सामाजिक संरचना जो एक असमानता पर आधारित है, उसे सुधारे बिना अपराधों पर अंकुश लगना और इस व्यवस्था के अंदर जो असमानता है, इस व्यवस्था के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, आप देखिए ना, संसद में कितनी कम महिलाएं हैं। संसद में पिछली संसद में 83 महिलाएं थी, अभी थोड़ा बहुत अंतर पड़ा होगा, वरना यही है। तो सत्ता में भागीदारी नहीं है, समानता का एक आधार नहीं है उनके लिए। वर्क प्लेस पे, शिक्षा के स्थानों पर, सब जगह पर असमानता है। सब जगह पर उनके लिए भेड़िए जो हैं वो अपने डाने फैलाए बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस विनेश फोगाट जैसी देश को सम्मान दिलाने वाली बेटियों के साथ ये हुआ। आज किस प्रकार से एक डॉक्टर, जो कि कितनी तमन्ना के बाद उसके माता पिता ने उसको तैयार करके एक डॉक्टर बनाया, उसके साथ क्या हुआ। तो ये जो दर्दनाक घटनाएं हैं, इन घटनाओं के लिए एक सामाजिक संघर्ष, एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और उसी आंदोलन का आगाज़ हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन और ये सारे संगठन जो आज सड़कों पर हैं, वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इस अहम मुद्दे पर आप हमसे बातचीत की इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।